नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह का पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनकी जानकारी भी हम लेंगे और कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग कैसे करेंगे, ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। अब देखिए वीडियो विराम चिन्ह होते क्या हैं, या विराम चिन्ह का सबसे पहले देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम, जैसे कि शब्द विराम है, इसका अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। जब हम बोलते हैं, बोलते समय हम कुछ भी कहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी बात को लगातार बोलते नहीं चले जाते। क्या करते हैं, रुक रुक कर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो वो तो बोलते वक्त हो गया विराम। लेकिन जब हम लिखते हैं तो किसी को कैसे पता चलता है कि हमें वहाँ रुकना है या चलना है? तो इसके लिए हम करते हैं कुछ चिन्हों का प्रयोग। उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। अब देखिए, भाषा को बोलते या लिखते समय अपनी बात को समझाने के लिए हमें कई स्थानों पर रुकना पड़ता है। ये तो सच है कि अपनी बात को समझाने के लिए हमें बोले या लिखें, कई जगह पर रुकना पड़ता है। लेकिन लिखते समय रुकने के लिए, इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन संकेत चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का सही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि विराम चिन्ह क्यों ज़रूरी है। विराम चिन्ह जो हैं वो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी है। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। हम कह कुछ और रहे होंगे और सामने वाला कुछ और समझ जाएगा। देखिए, जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि तुम जाओ, लेकिन हमने उसे किस तरह से बोला, बैठो मत जाओ, तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा, जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो बैठे और हम उसे बोल देते हैं बैठो मत जाओ, तो वो चला जाएगा। बैठने की बजाय चला जाएगा, और रोकने के लिए कहेंगे तो वो रुकेगा नहीं, चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। सिर्फ अल्प विराम इस चिन्ह के कारण क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। कहना हम कुछ चाहेंगे और हो कुछ और जाएगा। अब जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, खेलो मत बैठो। अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो क्या होगा, वो खेलेगा नहीं, बैठ जाएगा। लेकिन अगर हम उसे कहें खेलो मत बैठो, इस तरह से बोलेंगे तो खेलना शुरू हो जाएगा, बैठेगा नहीं। तो ये हो गया सिर्फ अल्प विराम की वजह से अर्थ में परिवर्तन। और इसी कारण हमारे लिए अल्प विराम या अन्य विराम चिन्हों का समझना और उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको वही समझाएंगे। आगे देखिए, जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो श्री कामता प्रसाद गुरु जी हैं, जिन्होंने क्या किया था, हमारे जो हिंदी व्याकरण है उनको व्यवस्थित करने में मदद की थी। इसीलिए इनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्ह जो हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके अनुसार कितने विराम चिन्ह हैं, 20। दूसरी बात जो कामता प्रसाद जी के बारे में है, वो कहते हैं कि जो पूर्ण विराम है वो सिर्फ हिंदी का है, वरना जितने भी अन्य विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो हिंदी के विराम चिन्ह हैं वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं, तो हम क्या बताएंगे, अंग्रेजी भाषा से। आगे देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। मतलब अब हम उन्हें पढ़ेंगे कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जो इस तरह से लगता है खड़ी पाई के रूप में। प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर यह चिन्ह प्रत्येक वाक्य के अंत में लगाया जाता है। मतलब जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। मतलब वाक्य पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। एक बात और जो अब पूछ ली जाती है कि जो प्राचीन भाषा के पद्य होते थे
उनमें यति के स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि पूर्ण विराम का प्रयोग जो है प्राचीन भाषा के पद्यों में भी किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि यति क्या होता है। यति होता है जब हम बोलते हैं और सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो साहित्यिक भाषा में उसे यति कहते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो अल्पविराम। अल्पविराम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, कई जगह पर ये प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ बहुत कम ठहराव या बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों का प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। देखिए, जैसे ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, मैं तुम्हें रुपए दे देता लेकिन मेरी जेब खाली है। मैं तुम्हें पैसे देता लेकिन जेब खाली है, तो ये भाव एक दूसरे में निहित है, तो बीच में क्या लग गया? अल्पविराम। अगला देखिए, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए, समान पद जिनका मतलब बराबर का दर्जा हो और उनमें संयोजक शब्दों की गुंजाइश हो, जैसे और, तथा, एवं, व, इस तरह के शब्द लग सकते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्पविराम का। जैसे राधा सुंदर, सुशील, शर्मीली और कोमल है। शर्मीली और कोमल के बीच में और आ गया, लेकिन सुंदर और सुशील की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया? अल्पविराम। तो जहाँ पर बराबर या समान पद आए वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? अल्पविराम का। अगला देखिए, दी गई संज्ञा, मतलब जैसे कोई संज्ञा शब्द दिया है, राम संज्ञा शब्द है, या सर्वनाम, संज्ञा की जगह पर कोई सर्वनाम शब्द भी हो सकता है। इसके विषय में यदि कोई सूचना दी जाती है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई सूचना दी जाए या वाक्य के पहले, तो क्या होगा? सूचना के जो वाक्य होगा उससे पहले या उसके बाद हम क्या करेंगे? अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, राम, राम के बारे में हम क्या कर रहे हैं? सूचना दे, राजा दशरथ के बड़े पुत्र, तो इससे पहले और इससे बाद में क्या लग गया? अल्पविराम। एक अच्छे राजा थे। अगला पॉइंट जो अल्पविराम के बारे में है वो देखिए, यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द, जैसे कौन कौन से शब्द? पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, क्योंकि, तथापि, अतः, जिसमें, आदि, इस तरह के शब्द वाक्य के बीच में आए, दो वाक्यों को जोड़ने वाले इस तरह के जो शब्द होते हैं, अगर आ जाए तो हम वहाँ पर उस शब्द से पहले क्या करेंगे? अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, मोहन विदेश में रहता है, तो यहाँ पे अल्पविराम लग गया, इसलिए मैं उससे मिलने नहीं जा सकता। अगला पॉइंट देखिए, कुछ शब्दों के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कई बार कुछ शब्द आ जाते हैं तो हम उन शब्दों को हटाकर भी अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। नेहा जहाँ जाती है वहाँ बोलना शुरू कर देती है, तो हम यहाँ से वहाँ हटा देंगे और क्या लिख देंगे? कोमा, अल्पविराम, अल्पविराम लगा देंगे वहाँ की जगह। तो कुछ शब्दों के स्थान पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाने लगा है। अगला पॉइंट क्या है अल्पविराम के बारे में? किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। पहले क्या करते थे हम? संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते थे, जो इस तरह से लगता है, जैसे विस्मयादिबोधक चिन्ह में होता था। तो लेकिन अब क्या है, हम विस्मयादिबोधक चिन्ह में जो संबोधक चिन्ह होता है उसको हटाकर क्या करते हैं? अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे देखिए, नेहा 1 गिलास दूध दे दो। अगला पॉइंट देखिए, सचमुच, अच्छा, हाँ, नहीं, बस जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द याद कर लीजिए, और यदि कोई वाक्य इन शब्दों से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उन शब्दों के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? अल्पविराम। जैसे देखिए, हाँ, मैंने यह काम किया है, तो हाँ के बाद क्या आ गया? अल्पविराम। सचमुच, मोहन ने यह किया है, तो सचमुच के बाद क्या आ गया? अल्पविराम। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले अल्पविराम लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कथन, जैसे देखिए, स्किनर के अनुसार विकास जीव और वातावरण की आंतरिक क्रिया का फल है, अंतःक्रिया का फल है।
विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ये जो है ये हमारा मुख्य कथन है और इसके तुरंत पहले क्या लगा? अल्पविराम, और ये प्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले जो आएगा वो हमारा, ये मुख्य कथन से पहले हमें क्या लगाना है? अल्पविराम। अगला जो विराम चिन्ह है वो है उपविराम, जो इस तरह से लगता है। जो उपविराम है उसमें क्या करते हैं, हम सीमा निर्धारण कर देते हैं शब्द की। किसी शब्द की सीमा निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या लिखित संवादों में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे विज्ञान शब्द के बाद हमने लगा दिया उपविराम, एक वरदान है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप विज्ञान पर एक प्रस्ताव लिखिए, तो आप क्या करेंगे? विज्ञान की अच्छाइयाँ भी बताएंगे और बुराइयाँ भी। लेकिन जब हम लिख दें उपविराम चिन्ह लगाकर कि एक वरदान, विज्ञान एक वरदान, तो हम इसमें सिर्फ विज्ञान की अच्छाइयाँ ही बताएंगे कि वो हमारे लिए वरदान कैसे है। तो अगला देखिए, नेहा बाजार चलो, सीमा नहीं अभी मैं पढ़ रही हूँ। नेहा ने सीमा को बाजार चलने के लिए कहा, लेकिन सीमा ने क्या कहा? नहीं, अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो जब ये संवाद कर रहे हैं तो हम इस तरह से उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, विराम चिन्ह बहुत ज़्यादा हैं और अगर आज ही हम उन्हें पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये पार्ट 1 होगा और अगली वीडियो में हम आपको अगले विराम चिन्ह समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।